I welcome all of you on the behalf of Academy of Rog Nidan. This is the 56th lecture of the Academy, and on this occasion we are blessed with Dr. Dipti Mehta madam. मैडम आपका वीडियो नहीं है. Okay. अभी ठीक है. So Dipti Mehta madam is the one of the most important as well as very much enthusiastic and very much active, sincerely dedicated to Academy of Rog Nidan. And she, madam, there is no need to introduce madam. The thing is like still as a part of formalities, I would like to read a few words regarding madam. Dipti Parashar Mehta madam is BMS MD in Rog Nidan, and she is a PhD scholar as well as she is MA Sanskrit. Currently, madam working as a professor and HOD of Department of Rog Nidan and Vikruti Vignan, Sri Krishna Government Ayurvedic College, Kurukshetra. Madam is Dean Faculty of Ayurveda of the same university, that is Sri Krishna Ayush University, Kurukshetra. Madam, as well as madam is convener for a PhD cell, same Sri Krishna Ayurveda University of Kurukshetra. Madam has published 2 books on Rog Nidan and Vikruti Vignan as per CCM syllabus. Many articles she has published in various journals, magazines and newspaper. Madam has delivered so many lectures as a guest lecturer at various national and international platforms. Madam is awarded, she has received Best Paper Award for paper presentation on teaching methodology in seminar held by Ayurvedic College, Rohtak. Madam has organized 2 national workshops on Nadi Pariksha, and she organized and coordinated so many webinars. She attended more than 3 CMEs on Rog Nidan. She is a master trainer on standardized Prakriti assessment scale and Ayur web portal by CCRS. So without any delay, I would like to request madam to kindly deliver her lecture. Thank you, madam. Thank you very much for inviting me to deliver the lecture. Though this lecture is very basic and बिल्कुल ही जो है एक नॉर्मल जो रोग निदान क्या है, क्यों है और क्यों पढ़ना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक है बहुत ही बेसिक लेक्चर, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है. जो भी नए बीएमएस के स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड ईयर में, खास करके जब वो बीएमएस करने के लिए और जब रोग निदान सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि रोग निदान क्या है और उसको क्यों पढ़ना है. सेकेंड ईयर जो है ये एक बहुत ही वास्ट, इसमें जितने भी सब्जेक्ट है बहुत ही वास्ट है. द्रव्य गुण, रसशास्त्र, रोग निदान. द्रव्य गुण में हम इतने सारे ड्रग्स पढ़ते हैं, हर ड्रग के बारे में पूरी जानकारी कि उसका नाम क्या है, फैमिली कौन सी है, कहाँ पाए जाते हैं, उसका क्या रस गुण वीर्य विपाक है, कौन सा दोष पे प्रभाव करते हैं, किस डिसीज पे कार्य करते हैं. ऐसे ही रसशास्त्र में भी हम पढ़ते हैं बहुत सारे जितने धातु और रस, उपरस, महारस और क्या रत्न, मतलब हर जो मेटेलिक चीजें हैं, रस औषधियां हैं, उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में नॉलेज लेते हैं एक एक के बारे में. तो ये दोनों ही टॉपिक जितने वास्ट है उतना ही वास्ट जो है रोग निदान सब्जेक्ट है, जिसमें हम हर डिसीज के बारे में इतनी सारी अनगिनत डिसीजेस बताई गई है, असंख्य बताई गई है. तो उसमें हम जितने भी प्रचलित डिसीजेस हैं मोस्टली उनके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं. तो ये सबसे बेसिक चिकित्सा करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो है रोग निदान. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको कि हम रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र की, मेडिसिन की बैकबोन है. क्योंकि ये एक ऊपर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन है बॉडी का, उसको ट्रीटमेंट पार्ट्स के साथ जो है ये जोड़ता है. तो ये एक बीच की कड़ी है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट कड़ी है कि बिना इसके हम चिकित्सा नहीं कर सकते. लेकिन इसको जानने के लिए पहले हमें प्राकृत जो चीजें हैं उनको जानना जरूरी होता है. इसलिए फर्स्ट ईयर में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें कि हम नॉर्मल शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, नॉर्मल शरीर की एनाटॉमी कैसी है, और
फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी का कैसा है ये पढ़ते हैं, और वो पढ़ के आने के बाद में हम सेकेंड ईयर में जो है रोग निदान में विकृति विज्ञान में हम उसकी एबनॉर्मेलिटी किस तरह से, जो दोष धातु मल हमने पढ़े थे प्राकृत रूप से, जो स्ट्रक्चर हमने बॉडी का पढ़ा था, या जो हमने फंक्शनिंग बॉडी की देखी थी कि वो जब नॉर्मल होती है तब किस तरह होती है, लेकिन अगर एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है तो वो किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो मैं आती हूँ अपने स्लाइड शो पे। सो हम सबसे पहले जो है अपना स्लाइड शेयर करते हैं। So this is the topic I am sharing is significance of Rog Nidan and why and how to study. Hello ma'am, screen is not visible. नहीं आ रही? नहीं, आप शेयर स्क्रीन में जाके करिए। एक मिनट। अब एक्चुअली मैं वापस कैसे जाऊं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मैम जूम मीटिंग पे जाके ग्रीन कलर का होता है शेयर। ये शेयर स्क्रीन का है ना मैम, ग्रीन बटन मिडल में। मैम आपको जूम का विंडो दिख रहा है पूरा? नहीं ना, वो चला गया ना मुझे। एक मिनट, शेयर स्क्रीन। अब आया क्या? यस मैम आ गया। फुल स्क्रीन कर दीजिए मैम। फुल स्लाइड। मैम ये नीचे राइट साइड में शेयर वाला विंडो है ना, वहाँ पे हाँ ये बात। क्लिक कीजिए उसको। हो गया? आ यस गया। मैम। ठीक है। यस मैम। So today I am going to discuss about the significance of Rog Nidan and why and how to study Rog Nidan. So सबसे पहली चीज तो आती है सब्जेक्ट नेम। जब हमारे पास सेकेंड ईयर में बच्चे एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज उनको जब हम पूछते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आए हैं, तो बच्चों को पूरी तरह से पता नहीं होता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं। बस उनको रोग निदान पता होता है, बट द टोटल फुल एग्जैक्ट नेम इज रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। तो रोग निदान एवं विकृति विज्ञान दो कंपोनेंट्स है इस सब्जेक्ट के, जिसको कि अभी जो मॉडर्न सीसीएम सिलेबस में इसको जो कोरिलेट किया है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड पैथोलॉजी से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ते हैं। तो दो जो कंपोनेंट है हमारे, रोग निदान कंपोनेंट और विकृति विज्ञान कंपोनेंट। रोग निदान जो है बेसिकली सिलेबस में ये पेपर 2 में आता है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट डिस्क्राइब करते हैं तब रोग निदान डिस्क्राइब करते हैं। तो रोग निदान क्या है, इसमें पर्टिकुलरली हर डिसीज के बारे में, हर एक डिसीज की नॉलेज सर्वांगीण, मतलब थरो नॉलेज जो है, जिसमें हम एटियोलॉजी से लेकर के, तो मतलब किस कारण से हुआ है, उसके बाद क्या पूर्व रूप डेवलप हुए, जितना भी निदान पंचक है, निदान पूर्व रूप, रूप उपशय संप्राप्ति तक सारी चीजें जो है हमको हर डिसीज के बारे में वहां पे जानना होता है, नॉलेज लेना होता है। तो ये जो सिस्टमिक पैथोलॉजी है, मॉडर्न में जो है इसको सिस्टमिक पैथोलॉजी हम बोल सकते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ निदान पंचक। एक तो हम निदान पंचक के आधार पे सभी डिसीजेस का जो है थरो नॉलेज गेन करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्रोतस। जो हमारा सिलेबस हमने बनाया है उसमें जो डिसीजेस का क्लासिफिकेशन है वो हमने स्रोतों के अकॉर्डिंग किया है कि रसवह स्रोतस में कौन कौन सी डिसीजेज आएगी, रक्तवह में कौन सी है, अन्नवह में कौन सी है। तो ऐसे हमारे जितने 13 स्रोतस हैं, तो उन स्रोतसों के अकॉर्डिंग जो है हमने डिसीजेस को क्लासिफाई किया है पहले, और फिर जो है उनका निदान पंचक के आधार पे
उनका हमने डिस्क्रिप्शन किया है। साथ में ही न केवल हम निदान पंचक देखते हैं बल्कि उनके उपद्रव, अरिष्ट और साध्य साध्यता जो है वो भी हम हर डिसीज की देखते हैं। उसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू बी डन अकॉर्डिंग टू डिसीज एंड स्रोतस। उस पर्टिकुलर डिसीज में हम क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जो रोगी रोग परीक्षा विधि हम जो विकृति विज्ञान में पढ़ते हैं, हम जो थेरोटिकल पढ़ते हैं कि क्या क्या रोगी परीक्षा करनी चाहिए, तो वो एग्जैक्टली किस डिसीज में किस तरह से, जैसे अगर हम गृद्रसी पढ़ रहे हैं तो गृद्रसी में स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट हम करते हैं, तो वो उस डिसीज के साथ में हमको पढ़ना है कि वहां पे हम पर्टिकुलरली उस सिस्टम से रिलेटेड क्या एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अगर हम पक्षाघात का पेशेंट देखते हैं, पैरालिसिस का पेशेंट देखते हैं, तो वहां पे जो हम पावर देखते हैं, टोन देखते हैं मसल्स की, उसके बाद में जो हम रिफ्लेक्सेस देखते हैं, तो वो सब चीजें जो भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन उस पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड है, वो सारे एग्जामिनेशन हमको साथ में वहां पे पढ़ने हैं। उसके बाद में आता है इन्वेस्टिगेशंस टू बी डन। जो भी इन्वेस्टिगेशन उस पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम गृद्रसी बोलते हैं तो हमें एक्सरे कराना है, स्पाइन का जो है लंबोसेक्टल रीजन का एक्सरे कराना चाहिए, या फिर उसको और रूल आउट करने के लिए अगर हमें कुछ अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करानी है तो वो करना चाहिए। तो ऐसे ब्लड टेस्ट है, जैसे फीवर का पेशेंट है, ज्वर का पेशेंट है, उसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट करने चाहिए। अगर अर्थराइटिस के पेशेंट है तो उनमें कौन कौन से टेस्ट, तो हर टेस्ट सभी को नहीं करने हैं। ये नॉलेज हमें होना चाहिए कि कौन से डिसीज में कौन सा टेस्ट करवाना है, तो ये बहुत जरूरी होता है। और ये चीजें हमें रोग निदान में सीखनी है, क्योंकि हम जब मेडिसिन के लिए जाएंगे, हम जब फाइनल ईयर में जाते हैं, जब हम डायरेक्ट चिकित्सा के लिए आते हैं, उससे पहले ये चीजें बहुत जरूरी है। और इन चीजों का इन्वेस्टिगेशंस का कौन से इन्वेस्टिगेशन किस डिसीज में हमें प्रिस्क्राइब करने हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है। तो ये सब हमें पढ़ना है यहाँ पे रोग निदान में। असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, उपद्रव एंड अरिष्ट। तो हर डिसीज के अपने उपद्रव बताए गए हैं, हर डिसीज के अपने साध्य साध्यता बताई गई है, हर डिसीज के अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं, तो उनको भी हमें साथ में पढ़ना है। तो हमारा डिसीज का जो नॉलेज है वो तभी जाके पूरा होगा जब ये सारी चीजें हम जो है हर डिसीज के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम संधिगत व्याधियां पढ़ रहे हैं, हम अगर संधिवात पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ रहे हैं, तो निदान पंचक के आधार पे तो हमको जानना जरूरी है कि किन कारणों से ये संधिवात होता है, संधिवात होने से पहले क्या पूर्व रूप उत्पन्न होंगे, कौन से लक्षण मेनली हमें संधिवात के मिलते हैं, किन चीजों से उपशय मिलता है, क्या जाकर के संप्राप्ति किस तरह से इसकी बनी है, पूरी पैथोजेनेसिस हमें पता होनी चाहिए। और उसके बाद में जाकर के हमें उसका एग्जामिनेशन कैसा करना है पेशेंट का, और उसका इन्वेस्टिगेशन कौन से कराना है, और उसमें क्या उपद्रव डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज जब हम करेंगे तभी जाकर के हमारा ये जो रोग निदान का उद्देश्य है ये पूरा होता है। नेक्स्ट आते हैं विकृति विज्ञान। विकृति विज्ञान जो आता है, ये हमारे जो जनरल जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे रोग निदान के, जो हम दोष, धातु, मल, हम नॉर्मल वे में जो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं कि नॉर्मली दोष कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनके गुण क्या है, वो क्या कार्य करते हैं, उनमें जब विकृति हो जाएगी, एक तो किन कारणों से होगी, उनके दोषों के, मलों के प्रकोपक लक्षण क्या है, हेतु क्या है, किन कारणों से वो प्रकोपित होंगे, किन कारणों से वो दुष्ट होंगे, और वो दूषित होने के बाद में वो किस तरह से लक्षण उत्पन्न करेंगे। फिर वो लक्षण नॉर्मली किसी स्थान पे हो सकते हैं, उनके अपने प्रॉपर स्थान पे हो सकते हैं, या स्रोतानुसार। लेकिन जब वो स्रोतों के अनुसार जब जाकर के अपना स्थान संशय करके रोग उत्पन्न करते हैं तो वो रोग कहलाते हैं, वो हम रोग निदान में पढ़ते हैं। लेकिन जनरल विकृति जो उत्पन्न होती है दोष, धातु, मलों के लेवल पे, ओज के लेवल पे, तो ये जब जनरल चीजें हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ विकृति विज्ञान लाइक स्त्रोतोदुष्टि, साम, निराम, आवरण, निदान पंचक, षडक्रिया काल, ओजस, क्षय वृद्धि लक्षण ऑफ दोष, धातु, मल एक्सेट्रा, ये जब हम जनरलाइज्ड वे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम विकृति विज्ञान में, विकृति विकार, जब नॉर्मल चीज में विकार उत्पन्न हो जाता है। मन को हम नॉर्मल वे में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में कि मन क्या है, कहाँ रहता है, उसके क्या काम है। लेकिन मन
में जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है और कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, वो सब हम रोग निदान में पढ़ते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद की दृष्टि से हम ये सब लेते हैं, रोगी परीक्षा भी इसके अंतर्गत आ जाती है और सारी चीजें। इसके साथ साथ हम मॉडर्न जनरल पैथोलॉजी जो है उसको भी लेते हैं। तो मॉडर्न जनरल पैथोलॉजी में भी जितनी चीजें बताई गई हैं, जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जितने बताए, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, नियोप्लाज्म्स है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशंस है, हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, शॉक, इडिमा, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके बाद में नेक्रोसिस, गैंग्रीन, फिर विटामिन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो जनरलाइज्ड वे में हम लेते हैं। तो ये सारा हमारा आता है विकृति विज्ञान के अंतर्गत। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रोग निदान। रोग निदान का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना है? जैसे मैंने बताया कि ये जो है मेडिसिन का बैकबोन है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए, चिकित्सा करने के लिए सबसे पहले बोला गया है कि हम चिकित्सा कब कर पाएंगे? रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। औषध हम तभी दे पाएंगे जब हमें पता होगा कि रोग क्या है, कौन से दोष विकृत हुए हैं, कौन सा स्रोत दूषित हुआ है, कौन से धातुएं दूषित हुई हैं। तो जब तक हमें रोग का सर्वांगीण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम चिकित्सा नहीं कर सकते। एक अच्छे चिकित्सक को एक अच्छी चिकित्सा करने के लिए पहले उसका डायग्नोसिस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और इसीलिए जो है हमें उस चिकित्सा, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? चिकित्सा। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम। तो आतुर के विकार प्रशमन करने के लिए वो जो आतुर है, वो आतुर कौन से रोग से ग्रस्त है, कितने प्रमाण में ग्रस्त है, उसकी सिवियरिटी क्या है, कौन से दोष प्रकोपित हुए, कौन से धातुएं दूषित हुई है, किस मल का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीजें जब तक हम नहीं जानेंगे और परफेक्टली नहीं जानेंगे तब तक हम चिकित्सा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम आचार्यों ने, सभी ने बोला है कि पहले रोग की परीक्षा करनी है, उसके बाद जो है औषधि को देना है। हमारे पास दवाइयां भी रखी है, हमारे पास पेशेंट भी खड़ा है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पेशेंट किस चीज का है तब तक हम उसको मेडिसिन नहीं दे सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अगर हम निदान पंचक की दृष्टि से देखें, निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा बोला गया है। तो चिकित्सा का सबसे पहला क्या मूल जो चिकित्सा सूत्र है, तो चिकित्सा सूत्र अगर हम बोलेंगे तो सबसे मेन चीज है पहले तो किस कारण से वो रोग हो रहा है। जब हमें कारण पता होगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा कर पाएंगे। तो निदान परिवर्जन, अगर हम पेशेंट को जो वो चीज ले रहा है, अगर एसिडिटी हो रही है और वो तीखी तली और इस तरह की चीजें खा रहा है, पित्तवर्धक या विदाही चीजों का सेवन कर रहा है और उसको एसिडिटी है, हम उसको कितना भी पित्त शमन करने वाली चिकित्सा दे, एंटासिड्स दे, उससे क्या होगा? उसको तात्पुरता लाभ होगा। लेकिन उसको जब तक हम उसकी हिस्ट्री नहीं लेंगे कि वो उसका खान पान किस तरह का है, उसका हो सकता है वो जागरण करता हो। आजकल आईटी कंपनीज में लोग काम करते हैं, रात रात भर उनकी ड्यूटीज होती है और दिन रात भर उनकी नींद ठीक से नहीं होने से अगले दिन उनको एसिडिटी होती है। तो ये हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का जो प्रश्न परीक्षा के द्वारा जो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और उस हिस्ट्री के द्वारा ही जो है हमें निदान मिलेगा कि क्यों पेशेंट को ये तकलीफ हो रही है, ये बीमारी क्यों हो रही है। और जब तक हम उस चीज से उसको हटाएंगे नहीं, उसको उस निदान का परिवर्जन, उस चीज को रोकने के लिए, बंद करने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक चिकित्सा पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। हम केवल उसको सप्रेस करने के लिए चिकित्सा देंगे, उसके लक्षणों से मुक्त करने की हम उसको चिकित्सा देंगे, लेकिन वो जैसे जैसे निदान का सेवन करते रहेगा वैसे वैसे उसको फिर से वो डिसीज जो है बारंबार रिलैप्स करेगी। तो इसीलिए हमको निदान का परिवर्जन जब तक नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक वो चिकित्सा जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे निदान की दृष्टि से। फिर आता है संप्राप्ति विघटनम एवं चिकित्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको निदान पता है, लेकिन निदान सेवन करने के बाद में वो निदान ने जाकर के किस दोष को दूषित किया, उस दोष ने जाके किन दोषों को दूषित किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि निदान क्या लिया, हमने उसको बोल दिया कि ये चीज मत खाओ, ये छोड़ दो, छोड़ तो दी उसने, लेकिन उसने जाकर के जो शरीर के अंदर में जो विकार उत्पन्न कर रखा है, तो उससे उसने किन चीजों में विकार उत्पन्न किया है, कौन से दोषों को प्रकोपित किया है, तो उस दोष को हमें ठीक करना है। चाहे संशोधन से करना है, संशमन से करना है, जिस भी विधा से हमें चिकित्सा करनी है,
तो उसके लिए वो जो पैथोजेनेसिस, वो जो डिसीज की प्रक्रिया पूरी हुई है, कौन से स्रोतस में जाकर के वो डिसीज वहां स्थान संश्रय हुआ है, कहाँ पे किस किस दोष को उन्होंने दूषित किया है, तो ये जब तक हम नहीं देखेंगे, इस संप्राप्ति का, इस चेन का, रोग उत्पन्न करने वाले इस पूरे घटनाक्रम को जब हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक भी हमारी चिकित्सा पूरी नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने रोग निदान जो है क्यों करना है, रोग का निदान इन चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो है एक मेजर चीजें जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, विकृति विज्ञान फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स हैं, जनरल पैथोलॉजी के दोष धातु मल प्रकोपक हेतु लक्षण है, स्त्रोतस है, वैधिक क्षमत्व है, दोष गति, रोग गति, निदान पंचक, षडक्रिया काल, उपद्रव अरिष्ट, साध्य साध्यता, रोगी परीक्षा विधि, त्रिविध, षडविध, अष्टविध, दशविध, बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सरे, यूएसजी, ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी चीजें जो है हमें पेपर 1 में विकृति विज्ञान में पढ़नी है। इन सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने अभी बताया था, दोष धातु मल, इनके प्रकोप के हेतु, जैसे अभी बताया था कि निदान परिवर्जन इंपॉर्टेंट है, तो निदान परिवर्जन, निदान क्या है, कौन कौन से निदान होते हैं, तो किस दोष के लिए कौन से निदान होते हैं, कौन सा दोष किस हेतु से प्रकोपित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उस दोष के जनरलाइज्ड बात अगर प्रकोपित हुआ है तो प्रकोप के लक्षण क्या क्या रहेंगे, कफ यदि प्रकोपित हुआ है तो उसके लक्षण क्या क्या रहेंगे, तो ये सारी जनरलाइज चीजें जो है हमें जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही धातु प्रदोषज विकार बताए, उनके हेतु बताए हैं, मल के बताए हैं, तो क्षय वृद्धि के लक्षण बताए हैं इनके सबके, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि पाल्पिटेशन हो रहा है, पाल्पिटेशन के लिए हम एकदम से जाते हैं कि कार्डियक डिसऑर्डर, ठीक है, हार्ट डिसीज तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में रसोवा स्रोतस की दृष्टि में, रसक क्षय में हृदय द्रव बोला है। तो एक बहुत ही सिंपल चीज है कि हृदय द्रव अगर हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो वहां रसक्षय हो सकता है। हम उसको जूस पिला के, उसको पानी दे करके, उसका डिहाइड्रेशन दूर करके भी वो चीज रूल आउट कर सकते हैं। एक बेसिक लेवल पे ये चीज देखने वाली होती है, तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रोतस विज्ञान हमारे इसमें जो है स्त्रोतसम का बहुत महत्व है, क्योंकि बोला है जहाँ क वैगुण्य होगी स्त्रोतो दृष्टि होगी, स्त्रोतस के दृष्टि के हेतु बताए हैं, उनके किस कैसे कैसे होते हैं उसके बताए हैं कि अति प्रवृत्ति संगोवा किस तरह से स्त्रोतो दृष्टि होती है, अलग अलग टाइप की, तो अति प्रवृत्ति के रूप में हो सकती है, संग हो सकता है, शिरा ग्रंथि हो सकती है। तो हमें वो हर डिसीज में ढूंढनी है कि वो डिसीज किस तरह के स्रोतो दृष्टि के कारण से, कौन सा स्रोतो वैगुण्य है जिसके कारण से वो डिसीज हो रही है। जैसे हेमरेज है तो वहां अति प्रवृत्ति हो रही है, शॉक की कंडीशन है, बीमार का गमन हो रहा है, ठीक है, सीरा ग्रंथि वेरिकोज वेन है, वहां सीरा ग्रंथि हो रही है। तो ऐसे हमें उन डिसीजेस में ये अप्लाई करना और वहां देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आता है व्याधिक क्षमित्व। व्याधिक क्षमित्व पे तो आयुर्वेद जो है बहुत मतलब बल, व्याधिक क्षमित्व को हम बल के रूप में लेते हैं, और बल का इंपॉर्टेंस तो जो है वो रोग के प्रतिकार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि व्याधि बल विरोधकत्वम, व्याधि का और हम किस तरह से रोग से लड़ सकते हैं। अभी हमने कोरोना काल में बहुत ज्यादा देख लिया कि जिनकी व्याधिक क्षमता अच्छी थी, जिनका व्याधिक क्षमत्व अच्छा था, उनको या तो रोग हुआ ही नहीं या बहुत ही माइल्ड स्वरूप का हुआ, और जिनका व्याधिक क्षमत्व ठीक नहीं था तो उनमें जो है डिसीज ने बहुत क्रिटिकल रूप धारण किया था। तो और ऐसे जो क्या बोलेंगे हम, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें व्याधिक क्षमत्व का बहुत ज्यादा रोल है। तो व्याधिक क्षमत्व को जानना, व्याधिक क्षमत्व को कैसे ठीक रखा जा सकता है, बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निदान पंचक षडक्रिया काल, ये हम सब देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। षडक्रिया काल के विषय में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसीज की, किसी भी डिसीज की उत्पत्ति में षडक्रिया काल का बहुत महत्व है। षडक्रिया काल चिकित्सा की दृष्टि से लिया गया है कि ये एक एक जो स्टेजेस हैं ये चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम संचय काल में चिकित्सा करते हैं तो वो
प्रकोप में नहीं जाएगा, प्रकोप में अगर चिकित्सा कर लेते हैं तो वो प्रसर में नहीं जाएगा, प्रसर में हो जाता है तो व्यक्ति में नहीं जाएगा, भेद में नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका महत्व चिकित्सा की दृष्टि से है। पिछले बार एक लेक्चर में ये षडक्रिया काल के बारे में बात उठी थी। तो एक चीज है कि इसके जो पहले 3 जो स्टेजेस हैं संचय, प्रकोप, प्रसर के, ये एक प्री क्लिनिकल स्टेज है जहाँ पे यूजुअली पेशेंट नहीं आता हमारे पास, उसे वो चीजें महसूस होती है, फील होता है कि मेरे पेट में स्तब्धता हो रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, जी मिचला रहा है, या मतलब जो भी लक्षण हमारे बताए गए हैं, तो वो सारे संचय, प्रकोप, प्रसर के लक्षण उसमें मिलते हैं। लेकिन वो या तो जो परंपरागत जो हम उसमें उपाय करते हैं, चिकित्सा करते हैं, वो पेशेंट खुद ही कर लेता है कि पेट में ठीक नहीं लग रहा है, अपचन लग रहा है तो गर्म पानी पी लो या अजवाइन खा लो, तो इस तरह की, या थोड़ा लंघन कर लो। तो ये सारी चीजें जो है पेशेंट अपने लेवल पे कर लेता है। और जब पेशेंट यूजुअली हमारे पास आता है व्यक्ति अवस्था में, जब स्थान संशय होकर के रोग व्यक्त हो जाता है, तो व्यक्ति या भेदावस्था में यूजुअली आता है हमारे पास पेशेंट। फिर उपद्रव और अरिष्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट व्यक्तावस्था में ना आकर के ये कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में हमारे पास आता है, तो कॉम्प्लिकेशन को देख करके बेसिक रोग क्या हुआ होगा ये हमें देखना चाहिए। कई बार पेशेंट जैसे आता है कि आंखों से धुंधला दिख रहा है, बार बार चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो एकदम से उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजने से पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कहीं इसको डायबिटीज तो नहीं है, पेशेंट का ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ गया है, तो हम वहां पे उसका जो है ब्लड शुगर लेवल चेक करा करके देख सकते हैं। तो बहुत से पेशेंट हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशन की अवस्था में आते हैं। अरिष्ट विज्ञान तो आयुर्वेद का एक बहुत ही यूनिक और सेपरेट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका नॉलेज होना प्रोग्नोसिस के लिए और आगे जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साध्य साध्यता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक पहले लेक्चर में साध्य साध्यता पे ले चुकी हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात के लिए बताती हूँ कि साध्य साध्यता ये आयुर्वेद की और रोग निदान की एक बहुत ही यूनिक देन है। साध्य साध्यता हमारे आचार्यों ने एक टोटली हमें साध्य साध्यता का कंसेप्ट दिया है। साध्य साध्यता में साध्य रोग कौन से हैं, असाध्य कौन से हैं, उसमें भी फिर सुख साध्य कौन से, कष्ट साध्य कौन से, याप्य कौन से हैं, प्रत्याख्येय कौन से हैं, ये बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से हमें जब समझा दिया है। इसके बावजूद हम गलती करते हैं, हम फॉल्स क्लेम करते हैं कि हम हर चीज ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद में हर रोग का इलाज है, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन, ये हटना बहुत जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में ये एक चीज पे जरूर हमारे रोग निदान के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि हमारे हर डिसीज में साध्य साध्यता हर डिसीज की बताई गई है। नया रोग है तो वो साध्य है, या उसमें एक दोषज है तो वो साध्य है, अगर एक रोग मार्ग में है तो वो साध्य है। तो इस तरह से, और उसमें लक्षण भी कि अगर उपद्रव उत्पन्न नहीं हुए हैं तो वो साध्य है। और महागत, अष्टो महागत बताए हैं, क्लियर कट महागत बताए हैं कि ये चिकित्सा करने में बहुत ही कठिन है, ठीक है ना। और असाध्यता भी बताई है बहुत जगह कि ये असाध्य है, ये असाध्य है। तो जब असाध्य बताने के बाद भी, ठीक है, आज एडवांसमेंट के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ बहुत सी चीजों में हमें सफलता हासिल हो रही है, जैसे कैंसर जैसे भी जो चीजें हैं उसमें भी हम ट्रीटमेंट करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। लेकिन प्रत्याख्येय और याप्य, ये जो 2 चीजें बताई है, इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। पेशेंट को बता करके, पेशेंट के रिलेटिव को बता करके कि ये चिकित्सा करने में बहुत कठिन है, इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसमें जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम चिकित्सा करेंगे, अगर हमारा इस तरह से अप्रोच रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो हम जहाँ लैक करते हैं आयुर्वेद वाले, वो इस चीज में लैक करते हैं कि हम फॉल्स क्लेम कर देते हैं कि हम ये चीज ठीक कर देंगे, या ये चीज, आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है। तो हम इलाज करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन हम इस तरह के क्लेम करके नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, हमें ध्यान रखना चाहिए। रोगी परीक्षा विधि बहुत ही डिटेल में
और बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमारे आचार्यों ने हमें रोगी परीक्षा बताई है, त्रिविध, षड्विध, अष्टविध, दशविध। त्रिविध परीक्षा में ही मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाती है। जो मॉडर्न वाले जो बताते हैं उनका सीक्वेंस, हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। हम दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, इस तरह से हमारा सीक्वेंस है। हमारे आचार्यों ने बताया पहले देखो पेशेंट को, उसको पहले पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद में उसको स्पर्श करके देखो। स्पर्शन में हमारा मोस्टली आता है नाड़ी परीक्षा। पहले के पुराने वैद्य जो होते थे वो पेशेंट को बिना पूछे, बिना उससे पहले कंप्लेंट जाने, वो पहले उसकी नाड़ी देखते थे और नाड़ी देख करके बहुत सारी चीजों का असेसमेंट कर लेते थे और लास्ट में वो प्रश्न परीक्षा करते थे। जो उन्होंने असेस किया है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है पेशेंट पे, फिर वो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट से पूछते थे कि ये तकलीफ हो रही है क्या, ये लग रहा है क्या, ये खाया था क्या। तो इस तरह से जो है, जो हमारे आचार्यों ने जो हमें सीक्वेंस बताई थी वो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न की बताई थी। मॉडर्न वाले पहले प्रश्न परीक्षा करते हैं, पहले इंट्रोगेशन करते हैं और वही चीजें हम लोग भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे ही पेशेंट आता है सबसे पहले हम पेशेंट को पूछते हैं बताओ क्या तकलीफ है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, समय के साथ हम जो चीजें भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन दर्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि दर्शन परीक्षा से बहुत सारी चीजें हमें बिना पूछे ही, पेशेंट्स को बिना प्रश्न किए भी हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो त्रिविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा में इंद्रियों के अकॉर्डिंग बोला है कि किस तरह से किस किस इंद्रियों से क्या क्या चीजें देखनी है। इसमें जो है एक चीज बस उन्होंने बताई थी कि हमारे अपने रसनेन्द्रिय का प्रयोग हमने नहीं करना है। उसके लिए उस काल में जो चीजें अवेलेबल थी, जैसे मक्खी या चींटियां, इनके द्वारा, या कौवा, कुत्ता, जैसे इसमें बताया था रक्त, पित्त और शुद्ध रक्त, अगर हमें इनमें डिफरेंशिएट करना है कि रक्त दूषित है या शुद्ध है, तो कुत्ते या कौवे को खिला के देखो, अगर वो खा लेता है तो शुद्ध है, नहीं खाता है तो वो दूषित है। ऐसे ही मूत्र में शर्करा की जांच के लिए उन्होंने बोला था कि अगर उसमें चींटियां लगती है तो इसका मतलब उसमें शर्करा है, और नहीं लगती है तो मतलब नहीं है। तो इस तरह से हमें लेकिन आजकल हमारे पास जो है बायोकेमिकल जो हम टेस्ट कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स आ गए हैं हमारे पास, तो हम उसके द्वारा बहुत अच्छे से ये सारे टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है मेन अष्टविध परीक्षाएं। अष्टविध परीक्षा एक बहुत ही बेसिक और कंप्लीट एग्जामिनेशन है ये भी। तो हर पेशेंट में हमें कम से कम ये अष्ट स्थानों की परीक्षा तो जरूर करनी चाहिए। नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक और आकृति। खास करके जो ओपीडी लेवल के पेशेंट है उनमें हमें ये अष्टविध परीक्षा करनी ही चाहिए। दशविध परीक्षा का अपना इंपॉर्टेंस है, खास करके रोगी के बल को देखने के लिए। जहाँ पे हमें रोग बल और रोगी बल हमें देखना है, तो दशविध परीक्षा के द्वारा कि उसकी प्रकृति कौन सी है, सार उसका कैसा है, सहनन कैसा है, साथ में कैसा है, सत्व कैसा है, तो इन आधारों पे हम रोगी के बल का ज्ञान कर सकते हैं। तो रोगी बल की जरूरत होती है चिकित्सा के ही लिए, कि अगर उसका बल अच्छा है, रोगी का बल अच्छा है, तो हम उसको तीक्ष्ण चिकित्सा दे सकते हैं, उसमें शस्त्र कर्म, शार कर्म, अग्नि कर्म कर सकते हैं। लेकिन बल अगर अच्छा नहीं है तो हमें केवल जो है औषधियों के द्वारा ही जो है, मुख से जो हम औषधियां देते हैं उस पे रहना पड़ सकता है। तो ये सारी जो रोगी परीक्षाएं हैं इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आजकल के जो मॉडर्न युग में हम जो रह रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जो प्रोसीजर्स हैं, जो भी लैब प्रोसीजर्स हैं, या चाहे ये इस तरह के रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से एक्सरे, यूएसजी, ईईजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, एटलीस्ट इनका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए कि ये कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करना चाहिए। क्योंकि जब आप रोग का निदान बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स आगे, सारे ही इन्वेस्टिगेशंस आगे, तो उनका नॉलेज एक फिजिशियन को बहुत जरूरी है। रोग निदान जैसे मैंने बताया था सिस्टमिक पैथोलॉजी है, स्रोतानुसार जो है सभी डिसीजेस के निदान, पूर्व रूप से संप्राप्ति, उपद्रव, साध्य साध्यता, ये हम देखते हैं। नाउ व्हाई टू स्टडी रोग निदान। रोग निदान क्यों स्टडी करना चाहिए, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो फॉर एक्यूट डायग्नोसिस, जितनी चीजें अभी हम ऊपर देखते आए हैं रोग निदान में, हमने क्या पढ़ा है या क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस आपका क्लिनिकल
लेवल पे भी हो सकता है, लेबोरेटरी लेवल पे भी हो सकता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो क्लिनिकली ही हम उसको एग्जामिन करते हैं, अपने दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा के द्वारा जो है हम पेशेंट को, तो जब हम ये अपने टूल्स यूज करके जब हम जाते हैं और उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप पे आता है इन्वेस्टिगेशंस। तो कहाँ कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है, टू नो थरोली अबाउट द डिसीज, हर डिसीज के बारे में थरो नॉलेज होना चाहिए कि आयुर्वेद एस्पेक्ट से भी और मॉडर्न एस्पेक्ट से कोरिलेट हम करते हैं चीजों को, लेकिन बहुत बार बहुत सी चीजें, बहुत सारे डिसीज एकदम से कोरिलेट नहीं होती, जो आयुर्वेद में चीजें बताई हैं और जो मॉडर्न में बताई है। अब हमने आमवात ले लिया, उधर हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस ले लिया, लेकिन कई जगह कई चीजें जो है मैच नहीं भी करती है, लेकिन दोनों का अलग अलग नॉलेज हमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू गेन नॉलेज अबाउट रोगी परीक्षा, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न और सिस्टमिक एग्जामिनेशन, जैसे पहले भी बोला था कि हर डिसीज में पर्टिकुलरली किस डिसीज में किस कौन सा एग्जामिनेशन करना चाहिए। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें कौन सा आएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसमें आप क्या एग्जामिन करोगे, कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे, जब तक आप पेशेंट को हाथ नहीं लगाओगे, जब तक पेशेंट पे आप कोई एग्जामिनेशन नहीं करोगे, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रोग का ज्ञान तो हो गया कि पेशेंट को शियाटिका हुआ है, हृदयरोग हुआ है, ये हमने समझ लिया, लेकिन उसको पर्टिकुलरली किस एग्जामिनेशन से आपको उसको कंफर्म करना है कि हाँ ये चीज इसकी जो है पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ये है। और उसको फिर हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा भी कंफर्म कर सकते हैं। और लेबोरेटरी प्रोसीजर्स क्या है, कैसे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से किए जाते हैं और उनका इम्प्लीकेशन क्या है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंटरप्रिटेट दी एबनॉर्मल वैल्यूज, जो भी एबनॉर्मल वैल्यूज आई है, कई बार पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट्स लेकर के आ जाता है कि मैं ये इन्वेस्टिगेशंस करा के आया हूँ, तो वो हमें पता होना चाहिए कि अगर उसका HGOT बढ़ रहा है, SGPT बढ़ रहा है या कोई भी डिस्लिपिडीमिया है, तो वो किन कारणों से हो रहा है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके कारण उसको क्या लक्षण या कौन से डिसीजेस हो सकते हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। नाउ हाउ टू स्टडी। स्टडी दो तरह से होती है हमारी, थेरोटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। थेरोटिकल नॉलेज में आयुर्वेदिक क्लासिकल जितने भी टेक्स्ट हैं हमारे, चरक सुश्रुत अष्टांग और भी संहिताज, योग रत्नाकर है, शारंगधर है, तो इन सभी टेक्स्ट में रोग निदान से रिलेटेड जो भी मटेरियल हमें मिलता है, चरक निदान स्थान है, सुश्रुत निदान स्थान है, अष्टांग संग्रह निदान स्थान है, सभी में हमको मिलती जो उनका निदान स्थान भी पढ़ना है हमें और चिकित्सा स्थान भी पढ़ना है। इवन बाकी भी जो स्थान है, विमान स्थान वगैरह, सूत्र स्थान, यहाँ पे भी निदान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, इंद्रिय स्थान पूरा का पूरा जो है हमारा अरिष्ट विज्ञान से उसमें पूरा अरिष्ट के बारे में बताया है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी ही पढ़नी है। अब यहाँ पे निदाने माधव श्रेष्ठ बोला गया है, जब ये बोल दिया गया है कि निदाने माधव श्रेष्ठ, प्रिलिमिनरी स्तर पे जो है हमें कम से कम माधव निदान जो है इसको तो पढ़ना ही है, चाहे कितनी भी बुक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में आ गई है। मेरी अपनी भी किताबें आई है, लेकिन मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मेन जो है आपको माधव निदान तो पढ़ना ही है, क्योंकि माधव ने क्या किया है, चरक सुश्रुत और अष्टांग से जो भी चीजें उन्हें अच्छी लगी, जहाँ हेतु ठीक लगे हैं या जहाँ लक्षण अच्छे लगे हैं, कहीं उपद्रव, उन सब चीजों को उन्होंने कंपाइल किया है। तो ये चीजें हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने माधव निदान पढ़ लिया तो हम किसी भी डिसीज को जो है हम एटलीस्ट उसके सारे निदान पंचक जो है बहुत अच्छे से, उसके उपद्रव और सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से। तो कम से कम जो है हमने, कम से कम नहीं, बिल्कुल ये तो मैंडेटरी है कि माधव निदान तो सभी बच्चों ने सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न बुक्स जो है, मॉडर्न में रोग निदान या पैथोलॉजी केवल एक शब्द लगता है, लेकिन उस पैथोलॉजी को जानने के लिए आपको मॉडर्न की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये तो बेस है ही, लेकिन उस पैथोलॉजी के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी
और ये सब लैब टेक्निक्स है, क्लिनिकल मेथड्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको भी पढ़ना। तो सेकेंड ईयर एक बहुत ही वास्ट आपके पास जो है इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए, इतने शास्त्र और इतने ग्रंथ पढ़ने के लिए, क्योंकि रोग जो है ये कोई छोटी चीज नहीं है। Excuse me. तो यहाँ पे जो है हमें केवल रोग को जानने के लिए केवल हम पैथोलॉजी की बुक पढ़ ले उससे काम नहीं चलेगा। साथ में हमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ये सारी चीजें भी पढ़नी है। लैब टेक्निक्स भी पढ़ने हैं, किस तरह से लेबोरेटरी के जो भी प्रोसीजर्स हैं तो वो हमें किस तरह से करने हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है क्लिनिकल मेथड्स की बुक, हचिंसन से चैम्बरलिन है या आजकल और भी। तो पेशेंट का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडर्न वालों ने, आयुर्वेद में तो हम पढ़ ही लेते हैं कि अष्टविध, त्रिविध, दशविध परीक्षा किस तरह से की जाती है, लेकिन सिस्टमिक एग्जामिनेशन कैसे करना है, प्रश्न परीक्षा कैसे करनी है, हर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रश्न, दर्शन, स्पर्शन प्रश्न किस तरह से करना है, तो ये क्लिनिकल मेथड्स जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इसका नॉलेज नहीं होगा। रोग निदान को सेकेंड ईयर में रखने के पीछे उद्देश्य यही है। पीछे जब ये 4 साल का, अब तो फिर से 3 साल का फिर से BMS का कोर्स कर दिया है, 1.5 साल के 3 प्रॉप कर दिए हैं, लेकिन अभी बीच में जब ये 4 साल का जब हुआ था, अभी भी जो बच्चे हैं वो 4 साल वाले में ही हैं, जिसमें रोग निदान को सेकेंड में रखा गया था। तो कई लोगों का ये था कि भाई हमें नीचे भेज दिया गया है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको, जब हम, क्योंकि गायनी और बाल रोग जो है 3rd ईयर में आ गए थे, तो गायनी और बाल रोग पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। रोग पढ़ने से पहले, स्पेशलाइज्ड किसी उसके डिसीजेस पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पेशेंट को देखना कैसे है, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो जब तक ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप नहीं पढ़ेंगे तब तक किस तरह से रोग परीक्षा है, रोगी परीक्षा है, केस पेपर्स कैसे बनाने हैं, केस पेपर फिल कैसे करने हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तभी आप किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकेंड ईयर में जो है रोग निदान को रखा गया है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने बोल दिया कि थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिकल पढ़ना है, क्लिनिकल मेथड्स पढ़ने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू मिक्स आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन। दोनों के बेसिक प्रिंसिपल्स बिल्कुल डिफरेंट है। हम वात पित्त कफ पे रिलाई करते हैं, हम वात पित्त कफ को बेसिक एलिमेंट मानते हैं। हमारे बॉडी का जो बेस है वो वात पित्त कफ, वो अगर नॉर्मल है तो बॉडी हेल्दी है, वो अगर विकृत हो गए हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो गया है तो डिसीज कंडीशन डेवलप होगी, विकृति उत्पन्न होगी और डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे। तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है। हम जो अपने निदान चिकित्सा करते हैं वो हम दोषों के अकॉर्डिंग करते हैं, दूषों के अकॉर्डिंग करते हैं। किस दोष ने किस दूष्य को दूषित किया है, कौन सा स्रोतस प्रकृति दूषित हुआ है। तो हमारे जब बेसिक प्रिंसिपल्स ही अलग हैं, हम आम को बहुत वेटेज देते हैं। मैक्सिमम डिसीजेस हम बोलते हैं कि आमच कंडीशन के कारण से होती है। साम निराम दोषों के लक्षण बताए हैं, दूषियों के लक्षण बताए हैं, तो पहले हम साम की चिकित्सा करते हैं, साम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम जो है आगे की ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल बहुत अलग है, हमारे डायग्नोसिस का क्राइटेरिया, तरीका बहुत अलग है और मॉडर्न वालों का बहुत अलग है। तो जब स्टूडेंट सेकेंड ईयर में रोग निदान में आता है तो ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि हम उसको जो भी रोग पढ़ा रहे हैं उसको हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से पूरी तरह से उसको केवल हम उसको आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पढ़ाएं, उसमें हम मॉडर्न को मिक्स ना करें। बहुत सारी मैंने किताबें देखी हैं या बहुत सारा कि हम जो है उसको बीच बीच में मॉडर्न को मिक्स करके उसकी पैथोजेनेसिस बना देते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और हम जो ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं वो आयुर्वेद के ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं, उसको मॉडर्न का नॉलेज हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयुर्वेद का असेंशियल नॉलेज होना चाहिए।
जो मेन हमारा जो उद्देश्य है, हम आयुर्वेद की डिग्री दे रहे हैं, तो स्टूडेंट को जो है आयुर्वेद के विषय में ज्ञान होना चाहिए। रोग का ज्ञान आयुर्वेद की दृष्टि से उसको पूरी तरह से होना चाहिए। तो इसलिए पूरी तरह से उसको पूरा आयुर्वेद पढ़ा के फिर हम किस रोग के साथ उसको कोरिलेट कर रहे हैं। हमने गृद्रसी पढ़ा दी, उसके बाद हमें लगता है कि ये गृद्रसी शियाटिका के साथ जो है ये मिलता जुलता है, कोरिलेट हो सकता है, तो हम उसको शियाटिका भी पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाना हमने उसको मॉडर्न एस्पेक्ट भी है, लेकिन उसको हम मिक्स नहीं करेंगे। शियाटिका और आयुर्वेद, सॉरी, मॉडर्न और आयुर्वेद, इसको हम बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। दोनों को अलग अलग डिफरेंट लेवल पे ही पढ़ाएंगे। हाँ, इनका मिक्सिंग कब हो सकता है, इनको मॉडर्न के आधार पे हम आयुर्वेद के साथ किस तरह से जोड़ के बता सकते हैं, कब बता सकते हैं, इनके पीजी लेवल पे। लेकिन यूजी लेवल पे इनको मॉडर्न में शियाटिका क्या है और आयुर्वेद में गृद्रसी क्या है, ये अलग अलग नॉलेज होना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इनको जो है बहुत ही अलग से पढ़ाना चाहिए और सेपरेट इनकी स्टडी होनी चाहिए। हाउ टू स्टडी में फिर से मतलब थेरोटिकल हमने देख लिया कि हमें किस आधार पे करना है। प्रैक्टिकल में लैब प्रैक्टिकल्स है। लैब प्रैक्टिकल्स में सभी को हमें पता ही है, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और भी जितने भी टेक्निक्स है। क्लिनिकल में बेड साइड में जो है केस टेकिंग है थ्रू लॉन्ग और शॉर्ट केस पेपर। केस शीट्स टू बी प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, ये रोग निदान पद्धति, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये मैं इस पे मैं थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूंगी, इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि जो हम केस पेपर बनाते हैं, जो हम हिस्ट्री शीट बनाते हैं पेशेंट की, लॉन्ग और शॉर्ट केस पेपर्स हमारे सिलेबस में है। शॉर्ट के केस पेपर्स हम ओपीडी लेवल के लिए और लॉन्ग केस पेपर्स हम आईपीडी लेवल के लिए बनाते हैं। इस पे हमने कुछ काम भी किया है। बहुत जल्द हम इस पे एक सेमिनार लेके लॉन्ग और शॉर्ट केस पेपर्स का, और इसको जो है हम ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंडर्डाइज्ड और जनरलाइज्ड वे में जो है पब्लिश भी करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब हमारा उद्देश्य है, हम एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट को निकाल रहे हैं, तो उस आयुर्वेदिक ग्रेजुएट को आयुर्वेदिक पद्धति से रोग निदान करने की अपेक्षा है। आयुर्वेदिक पद्धति से किस तरह से उसने रोग का निदान करना है। तो हमारा जो केस पेपर होना चाहिए वो उसी हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित होना चाहिए। सिस्टमिक एग्जामिनेशंस या वो जो सिस्टम वाइज है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब हम न लेकर के जो हमारे निदान की पद्धतियां हैं, अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, और अगर हम षडंग परीक्षा ले लेते हैं बजाय इसके कि हम स्रोतस के अनुसार परीक्षण का फॉर्मेट रखें, अगर हम षडंग ले लेते हैं तो पूरे सर से लेकर पैर तक के उसमें हर चीज इन्वॉल्व हो जाती है। ऊर्ध्वांग सारा आ जाता है, मध्यमांग पूरा आ जाता है, शाखाएं पूरी आ जाती हैं। तो हमें वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। उसमें हमें इम्पोर्टेंस प्रकृति को देना चाहिए, अग्नि को देना चाहिए, पेशेंट की अग्नि कैसी है, पेशेंट का कोष्ठ कैसा है। तो इन सब चीजों को जो है हमें लेना चाहिए, न कि हमें मॉडर्न को फॉलो करके उनके केस पेपर को फॉलो नहीं करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने आयुर्वेदीय निदान पद्धति के हिसाब से जो अपने केस पेपर्स बनाए या केस का जो प्रोफार्मा है वो हम उस तरह से बनाए। डायग्नोसिस जो हम रोगी का करते हैं, जो पेशेंट का करते हैं, ये दो तरह से होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा और लैब इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जैसे अभी हमने बताया त्रिविध परीक्षा है और बाकी भी जितनी भी षडविध अष्टविध उनके द्वारा हम करेंगे एग्जामिनेशन। लैब इन्वेस्टिगेशंस में सारे ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन, स्टूल, सीमेन और जितने रेडियोलॉजिकल और जितने भी हुए। अब आते हैं मेंस पे कि यूनिक टॉपिक्स ऑफ रोग निदान। क्या चीज रोग निदान को मॉडर्न मेडिसिन से अलग करती है, या ऐसे कौन से क्षेत्र है रोग निदान के जिसको हमें बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए या जिनका हमें यूज करना है या इसको हमें थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है। ये चीजें हमारी आयुर्वेद की देन है। कुछ ये चीजें थोड़ी सी यूनिक चीजें हैं और इस पे अगर हम कार्य करेंगे, इस पे अगर हम चर्चा करेंगे, इस पे अगर हम अनुसंधान करेंगे तो हमें कुछ नया मिल सकता है, या हम कुछ अपने सब्जेक्ट के प्रति या अपने
पैथी के प्रति जो है हम कुछ नया कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है युक्ति परीक्षा। युक्ति परीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिविध परीक्षा तो हमने बोल दी, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। मॉडर्न वाले भी बोलते हैं, उन्होंने भी तीनों चीजें ली है, इंट्रोगेशन, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन, परकशन, जो भी, ठीक है। युक्ति हमारे यहाँ चतुर्विध परीक्षा फिर ली आचार्यों ने, उसमें उन्होंने युक्ति को ऐड किया। क्यों ऐड किया? उनका कहना है कि हर व्यक्ति की अग्नि, उसकी प्रकृति, उसका बल, काल, देश, ये डिफरेंट है। तो हर व्यक्ति को हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। यहाँ पे हमारा और मॉडर्न, ये दो चीज इस युक्ति के द्वारा जो है, ये युक्ति जो है ये हमें मॉडर्न से अलग करती है। मॉडर्न मेडिसिन हर पेशेंट को, सभी को एक जैसा ही देखती है। किसी को बुखार आया है या जितनों को बुखार आया है सबको पैरासिटामोल देनी है, ठीक है। ये इन्फेक्शन हुआ है, इसमें ये एंटीबायोटिक देना है, सभी को देना है। या ये पर्टिकुलरली उनका हर डिसीज का एक अपना ड्रग है और वो ड्रग उन्होंने देना है, सभी को देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका अग्नि, बल, काल, देश, प्रकृति, कुछ नहीं, उसमें वो कुछ नहीं देखते, वो सभी को एक ही ड्रग देते हैं। यहाँ पे चीज आती है जब हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च की बात करते हैं या हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। आयुर्वेद में लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हमारी चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं है, हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, एसओपीज बनानी चाहिए। लेकिन चूंकि आयुर्वेद हर व्यक्ति को एक अलग मानता है, उसको अलग एक आइडेंटिटी होती है हर व्यक्ति की, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग है, उसका जो बल है वो अलग है, उसकी जो अग्नि है, उसका कोष्ठ है वो अलग है। हमारे पास, उनके पास एक डिसीज के लिए एक मेडिसिन है, हमारे पास एक दोष के लिए बहुत सारे द्रव्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ कि जैसे वात है, वात का प्रकोप हुआ है, अब संधिवात हुआ है पेशेंट को, संधिवात का पेशेंट हमारे पास आता है, उसका वात प्रकोप हुआ है, हमारे पास वात को शमन करने वाले कितने सारे ड्रग्स हैं। आप उसको निर्गुंडी दे सकते हो, आप उसको अश्वगंधा दे सकते हो, आप दशमूल दे सकते हो, तो आपके पास वैरायटी ऑफ ड्रग्स है। लेकिन कौन सा ड्रग चूज करना है, वो ड्रग चूज करने के लिए आपको पेशेंट की पहले तो प्रकृति देखनी है। पेशेंट की प्रकृति यदि पित्तज है तो आप उसको ऐसे ड्रग नहीं दोगे कि जो उसकी उष्ण तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो, ठीक है। उसके बाद में उसका अग्नि किस तरह का है, उसका बल, अगर पेशेंट हमको बहुत ही कमजोर लग रहा है, क्षय है, उसमें धातु क्षय है, तो हम वहां अश्वगंधा को प्रेफर करेंगे। पेशेंट अगर अच्छा हट्टा कट्टा है तो हम वहां पे दशमूल लेंगे, ठीक है। तो ये युक्ति परीक्षा जो है, युक्ति प्रमाण जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद में, और ये हमको मॉडर्न मेडिसिन से बहुत अलग करता है। इसीलिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम जो डायग्नोसिस करते हैं, वो पर्टिकुलर पेशेंट की करते हैं, न कि डिसीज की करते हैं। तो इस कंसेप्ट को लेकर के चलना है और इस कंसेप्ट के साथ जो है हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद नाड़ी परीक्षा, ये एक हमारी बहुत यूनिक चीज है। आचार्यों ने नाड़ी के आधार पे केवल नाड़ी देख करके ही जो है वो डायग्नोसिस कर लेते थे, साध्यता देख लेते थे। बहुत सारे उसके पैरामीटर्स उन्होंने, सूक्ष्म नाड़ी कैसी है, स्थूल कैसी है, कुटिल नाड़ी, पता नहीं कितने कितने उन्होंने नाड़ी के जो है पैरामीटर्स बनाए हैं, और डिसीज के अकॉर्डिंग भी जो है बताई है कि किस में कैसे, मृत सर्प के समान नाड़ी, बताओ। तो इस तरह से जो है नाड़ी परीक्षा पे बहुत हमारे पास थेरोटिकल नॉलेज है। बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो आज भी नाड़ी परीक्षा करते हैं, उनका ज्ञान है, तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए। जो चीजें हमारे पास कुछ अलग हटके हैं, तो नाड़ी परीक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तैल बिंदु मूत्र परीक्षा है, ये एक हमारे पास एक यूनिक चीज है। इसका इम्पोर्टेंस साध्यता की दृष्टि से ज्यादा है, इसको हम हर जगह नहीं यूज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस ट्रायल करके देखा है, तो नॉर्मल पेशेंट्स में या बहुत
जनरल डिसीजेस में इसमें फर्क नहीं मिलता है, लेकिन हाँ साध्य साध्यता के लिए तेल बिंदु या अरिष्ट के लिए तेल बिंदु मूत्र परीक्षा पे जो है बहुत सारे रिसर्चेस किए जा सकते हैं और उसको देखा जा सकता है। प्रकृति परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट ईयर से हम प्रकृति परीक्षा करते आ रहे हैं। प्रकृति परीक्षा पोर्टल्स डेवलप कर दिए हैं CCRS ने, और किसी भी रोग को जानने के लिए या उसकी चिकित्सा करने के लिए जो है प्रकृति का असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रकृति परीक्षा हमारे यहाँ बहुत यूनिक है। साध्य साध्यता, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बता चुकी हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है और इसको लेकर के हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए, निदान के लिए भी और चिकित्सा के लिए भी। अरिष्ट विज्ञान, अरिष्ट का साइंस तो केवल और केवल आयुर्वेद के ही पास है कि कब कहाँ किस तरह के लक्षण रोगी में, और केवल रोगी में ही नहीं, हमारे आचार्य जो थे इतने विद्वान थे, उन्होंने इतना अरिष्ट पे रिसर्च कर रखा है। रिसर्च के बाद ही कोई चीज आती है। जब उन्होंने कई हजारों पेशेंट्स देखे होंगे तभी जाकर के उन्होंने इतनी चीजें लिखी कि दूतारिष्ट और रोगी पे दिखने वाले अरिष्ट और रोगी के बिना वाले अरिष्ट, मतलब रोगी पे तो हम देख ही रहे हैं कि उसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उसके सारे इंद्रियों के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है बताया है कि उसको अगर बहुत कोई चीजें ऐसी दिखने लग जाए जो नहीं दिखती है नेकेड आई से, या कोई चीजें ऐसी सुनाई देने लग जाए तो ये सारी चीजें अरिष्ट लक्षण जो बताया है, अरिष्ट विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के समय में जो है हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं या हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन इस पे हम कार्य कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो अरिष्ट विज्ञान एक हमारे पास जो है एक यूनिक साइंस है। उसके बाद अग्नि और सामवेदन बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिसीज में, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि सभी डिसीजेस जो है वो अग्निमांद्य से उत्पन्न होती है, और मोस्टली जो है सामता और निरामता चिकित्सा करने के लिए रोग साम है या निराम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम उस साम की चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक हम आगे उस डिसीज को पूरी तरह से नहीं ठीक कर पाएंगे। तो साम और निराम के लक्षण पता होना, वो क्या चीज है उनको पता होना, और इस पे काम करना। तो आगे हम आएंगे इस पे कि साम या आम जो है इस पे आयुर्वेद में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कुछ डिमार्केशन लाइन से निदान और चिकित्सा के। अब सेकेंड ईयर में हम पूरा रोग निदान पढ़ते हैं, पूरा एटियोलॉजी से लेके पैथोजेनेसिस तक, उपद्रव, अरिष्ट सारा पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए सब कुछ कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज बचती है, सिर्फ चिकित्सा। केवल निदान करके चिकित्सा नहीं किया तो उसका क्या यूज, क्योंकि सारे कुछ हम कर रहे हैं चिकित्सा के लिए। और अगर चिकित्सा वाला जब तक पेशेंट को पूरी तरह से नहीं देखेगा वो किस तरह से चिकित्सा करेंगे। तो ये दोनों चीजें बहुत ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पूरक है एक दूसरे के, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। मॉडर्न पैथोलॉजी जो है, उनकी पैथोलॉजी मतलब वो सिर्फ पैथोलॉजी जो वो शरीर के लेवल पे जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप होती हैं, जो विकृति शरीर में डेवलप होती है, उसको वो पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन उनके मेडिसिन में वो सारे लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो उनके मेडिसिन में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ रोग निदान में पैथोलॉजी विकृति तो पढ़ते ही हैं, हम साइंस एंड सिम्टम्स भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। तो ये एक हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि इसके कहाँ तक डिमार्केशन। तो हमारे लिए यहाँ पे डिमार्केशन किया है इन्होंने कि एक्सक्लूडिंग ट्रीटमेंट एवरीथिंग रिलेटेड टू डिसीज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉज, पैथोजेनेसिस, कॉम्प्लिकेशंस टिल इन्वेस्टिगेशंस, एवरीथिंग कम्स अंडर द डोमेन ऑफ रोग। तो उसके बाद में उपचारात्मक चिकित्सा और रेमेडियल मेजर्स कैन बी गिवन। अब चिकित्सा हम नहीं दे रहे हैं, चिकित्सा हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन निदान पंचक में उपक्षय चिकित्सा बोली है, उपचारात्मक निदान बोला है। तो उपचारात्मक निदान हम कर सकते हैं, रेमेडियल मेजर्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो इस रूप में हम यहाँ चिकित्सा दे सकते हैं। और रिसर्च पर्पस दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। रिसर्च में क्या होता है, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ और स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ और हमेशा ये चीज रखती हूँ कि
जब हमारे सब्जेक्ट सब अलग अलग किए हैं, हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है, अपना प्राधान्य है, तो हमें किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर काय चिकित्सा अलग कर दिया है तो काय चिकित्सा अलग है, निदान अलग है। निदान में मैंने अभी बताई बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जिसपे अनुसंधान किया जा सकता है, रिसर्चेस किए जा सकते हैं, नया कुछ किया जा सकता है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि इस रोग में ये द्रव्य दिया तो क्या होता है और ये द्रव्य इस रोग में दिया तो क्या होता है। तो ये प्रथा, ये परंपरा हमें बंद करनी चाहिए। डिसीज और ट्रीटमेंट ना लेकर के हमें केवल डिसीज के एटियोपैथोजेनेसिस पे ध्यान देना चाहिए। हमें डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस पे ध्यान देना चाहिए, उसकी साध्य-साध्यता, उसके अरिष्ट लक्षणों पे। जो इन्वेस्टिगेशंस हम करा रहे हैं या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस का और क्या हम उसमें नया कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, बस केवल उपचारात्मक रूप से अगर हम कहीं पे कुछ कर सकते हैं, तो उतना उपचारात्मक मेजर्स जो है, रेमेडियल मेजर्स के बारे में हम रिसर्च ले सकते हैं या कर सकते हैं। एरियाज ऑफ कंसर्न, कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें एम्फेसिस करना चाहिए, जिनको हमें आगे बढ़ाना है, जिनके बारे में हमें और नॉलेज गेन करना है। अरिष्ट विज्ञान, नाड़ी परीक्षा, आम दोष, मानस विकार, इनफर्टिलिटी, नानात्मक विकार, आवरण और षड्क्रियाकाल, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें और ज्यादा इनमें जो है स्टडी की जरूरत है। नीड टू एक्सप्लोर, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मॉडर्न साइंस या समाज या सोसाइटी आयुर्वेद की तरफ, हमारी तरफ देख रही है कि आयुर्वेद इसमें क्या कर सकता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये कुछ ऐसे नए डिसऑर्डर्स हैं कि जहाँ पे आयुर्वेदा बहुत अच्छा कार्य कर सकता है और हम समाज को और मैनकाइंड को जो है उसमें हम बहुत कुछ दिला सकते हैं और कर सकते हैं, रिसर्चेस कर सकते हैं और नई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इस समय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की भरमार है। बहुत सारे डिसीजेस जो हैं वो ऑटो इम्यून की कैटेगरी में लिए गए हैं। एटियोलॉजी अननोन, ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक। तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत बढ़िया है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे आयुर्वेदिक रोग निदान वाले जो जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं, तो ये एक मेरी गुजारिश है कि हमें इस पे कार्य करना चाहिए। उसके बाद कार्डियक डिसऑर्डर्स, हार्ट से रिलेटेड हम चीजें क्या करते हैं, हम सिर्फ कोरिलेट करते हैं। हमारे आयुर्वेद में हृदय रोग बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही संक्षिप्त 5 प्रकार के हृदय रोग बता दिए गए हैं, उनके लक्षण बता दिए गए हैं। लेकिन आज के इरा में हम देखते हैं कि कार्डियक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा, IHD और ये सब जो है बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं, इसके प्रिवलेंस रेट बहुत ज्यादा है। तो इसको आयुर्वेदिक दृष्टि से इसकी इडियोपैथोजेनेसिस डेवलप करके इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ऐसे ही कैंसर बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो रहा है, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। कैंसर के विषय में भी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए हमें, इसकी इडियोपैथोजेनेसिस हमें डेवलप करनी है। मेंटल डिसऑर्डर्स जो है इसमें आयुर्वेदा बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारे रिजल्ट्स हम दे सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए है, लेकिन इसका निदान का क्षेत्र भी हमें जो है बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, खास करके जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म और इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत प्रिवलेंट हो रही है। तो इसको भी आयुर्वेदिक दृष्टि से हम उसके आधार पे नहीं कि मॉडर्न वालों ने बोल दिया कि हाइपोथायराइडिज्म है और हमारे आयुर्वेद में कांचनार गुगुल बोल दिया इसलिए हमने वो देना चाहिए और हमने उसके ट्रायल्स ले लिए और उसमें हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी इडियोपैथोजेनेसिस आयुर्वेद की दृष्टि से डेवलप करना, ये हमारे लिए चैलेंज है। आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस लैब इन्वेस्टिगेशंस, तो ये इस पे भी बहुत बार चर्चा होती है कि जो लैब इन्वेस्टिगेशंस है उसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, उसको हम किस तरह से करेंगे। इस विषय पे मैं आगे आती हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। नाउ एडवांसमेंट इन निदान, हम क्या नए एडवांसमेंट कर सकते हैं रोग निदान में। तो डेवलपिंग वेरियस टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्स, तो ये इसमें बहुत काम है अभी हमारे पास। हम बहुत सारे, अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं,
तो इस फील्ड में हम अपने आप को बहुत अच्छे से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की जो बात होती है, वैलिडेशन की जो बात होती है, तो हम ये सॉफ्टवेयर या इस तरह के ऐप बना करके, जैसे अभी प्रकृति परीक्षण पे बना है, CCRS ने प्रकृति परीक्षण का एक ऐप पोर्टल बनाया है, तो उसमें क्वेश्चनर है और उसमें जो है आंसर्स दिए हुए हैं। पेशेंट जो आंसर सिलेक्ट करेगा उसके बेस पे जो है प्रकृति परीक्षण का वो असेसमेंट होता है। तो ऐसे ही हम सभी डिसीजेस के, जितने भी हम डिसीजेस हैं उसके जो लक्षण बताए गए हैं, तो उसके आधार पे हम अपना ऐप बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो जब उस तरह से हम ऐप बना करके और वो क्वेश्चनियर्स डाल करके अपना डायग्नोसिस करेंगे तो वो एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। नाड़ी तरंगिणी यंत्र नाड़ी परीक्षा के लिए एक ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल बन चुका है और इस पे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी जगह इसको लेके अनुसंधान हो रहे हैं। तो इसी तरह से जो है और भी इस पे हम बहुत सारे अनुसंधान कर सकते हैं। इस तरह के और भी इंस्ट्रूमेंट्स हम बना सकते हैं। ये एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट अभी बना है। तेल बिंदु मूत्र परीक्षा पे कार्य हो रहा है, BHU में कारसर का काम चल रहा है और उन्होंने काफी इस पे भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं और स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें तो ऑलरेडी बन चुकी है। नाड़ी तरंगिणी यंत्र, तेल बिंदु मूत्र परीक्षा पे कार्य और प्रकृति परीक्षण का पोर्टल। तो इसको आधार लेकर के, इनसे मोटिवेट होकर के हमें और सोचना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। नीड टू डेवलप मोर टूल्स फॉर रोगी परीक्षा। रोगी परीक्षा जो भी हमारी बताई गई है उसके लिए हम कैसे टूल्स डेवलप कर सकते हैं, इस पे हमें कार्य करना चाहिए। असेसमेंट ऑफ आर्म, मैंने पहले भी बोला था कि मैं आर्म के बारे में बताऊंगी कि आर्म जो है आयुर्वेद का रोग से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैक्सिमम डिसीजेस में हमें आर्मच कंडीशन मिलती है, लेकिन ये आर्म क्या है और आर्म को असेस करने का क्राइटेरिया क्या है। लाक्षणिक दृष्टि से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर हम इस तरह से कोई ऐप बना ले और उसके सारे लक्षण डाल करके, तो वो आर्मच कंडीशन हमें मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आर्म को डायग्नोस करने के लिए अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री के जो एनालाइजर्स हैं या और इस तरह से हेमेटोलॉजी के द्वारा या किसी और ऐसी टेक्निक से इस आर्म को अगर हम डिफाइन कर सके या आर्म को अगर हम शो कर सके, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये एक क्षेत्र ऐसा है आर्म का कि इस पे वर्क बहुत जरूरी है करना आगे। टू ऐड न्यू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, पुराने शास्त्रों में जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए गए थे, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे नए इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड हो गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण विकार हो गए हैं, ये सारे क्या बोलते हैं, इंटरनेट और ये मोबाइल और कंप्यूटर्स, इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स नए ऐड हो रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उनको भी हमें आइडेंटिफाई करके उनको इंक्लूड करना चाहिए। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस थ्रू मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं उनको लेकर के हमें आयुर्वेदिक डायग्नोसिस किस तरह से हम कर सकते हैं। टू डेवलप एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट इन पॉजिशन ऑफ डिसीज, ये एक नई चीज है, एक नया, ये मेरा अपना जो है मानना है, मैं इस पे थोड़ा वर्क कर रही हूँ, मेरा रिसर्च कर रही हूँ। तो एक ये भी एस्पेक्ट है। हम जैसे बाकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लेते हैं, जेनेटिक लेते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लेते हैं, एनवायरमेंटल लेते हैं, तो ऐसे ही अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी अगर हम उसमें इंक्लूड करते हैं तो ये भी एक बहुत नई चीज होगी और इससे भी हमें बहुत फायदा मिलेगा। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रिडिक्शन का साइंस है और वो ग्रह दशाओं के अनुसार प्रिडिक्ट करते हैं कि कब रोग होगा, किस टाइप का होगा, कितने दिन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो डिसीज कितने दिन रहने वाली है, लेकिन ये बता देते हैं कि इस ग्रह दशा के कारण से ये रोग होगा और वो इतने दिनों तक रहेगा, उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा उस रोग से। तो इसका हम बहुत यूज कर सकते हैं। उन्होंने जो रेमिडियल मेजर्स बताए हैं, तो उन रेमिडियल मेजर्स को भी हम यूज करके अपने ट्रीटमेंट के साथ में, तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए, कर सकते हैं और आजकल काम हो रहा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक नया जो है ब्रांच काफी डेवलप हो रहा है
तो इसको हम नया इसमें ऐड कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस के लिए। टू प्रिपेयर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर्स फॉर वेरियस डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बताया कि ये प्रकृति परीक्षण का जिस तरह से ऐप बना है, पोर्टल बना है, ऐसे ही हम हर डिसीज के लिए जो है क्वेश्चनियर बना करके उसके ऐप बना सकते हैं। तो रेडीमेड हमारे हर डॉक्टर्स के पास वो स्टैंडर्डाइज जो है क्वेश्चनियर्स रहेंगे और उससे डायग्नोसिस जो है वो एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाएगा। ये जो है रिसर्च में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रोग निदान। जो रोग निदान के प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो रोग निदान में चीजें, चाहे वो रोग परीक्षा हो, रोगी परीक्षा हो, ओज हो, आम है, वात पित्त कफ के क्षय प्रकोप के लक्षण है, तो ये सारी चीजें जो है हमें उन पे फोकस करके उनको बढ़ावा देना है, उन पे काम करना है। तो जो भी आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स है रोग निदान के, उसको मेनली देखना है। फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, हमें अपने विषय को क्या नए आयाम देना है, किन चीजों को एम्फसाइज करना है, तो ये हमें देखना है। टू ऐड न्यू नॉलेज टू द सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजों की इटियोलॉजी, नई इटियोलॉजी आ रही है, बहुत सारे नए डिसीजेज है जिनकी इटियोपैथोजेनेसिस आयुर्वेद की दृष्टि से हमें नहीं मालूम है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, कैंसर्स है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स है, तो इनके बारे में जो है हमें डीपली स्टडी करके आयुर्वेद की दृष्टि से कि कौन से दोष से हो रहा है, क्या पैथोजेनेसिस डेवलप हो रही है, तो इसको नए सिरे से लिखने की आवश्यकता है। तो ये एक कार्य है। एंड टू डेवलप न्यू टूल्स फॉर डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आयुर्वेदिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न साइंसेस ने हमें जो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स दिए हैं, उनका ESR, उनका RA फैक्टर टेस्ट, उनके हिमेटोलॉजिकल टेस्ट जितने भी हैं, उनके सीरोलॉजिकल टेस्ट, उनको लेकर के हम अपनी चीज को उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए RA फैक्टर टेस्ट, RA फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पॉजिटिव है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस पॉजिटिव है तो आम वात पॉजिटिव है, ठीक है। हम इस तरह से उल्टे आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उल्टे नहीं आना। हमारी जो रिक्वायरमेंट, हमारा आम वात जो है, हमारे आम वात में आम और वात दो चीज है। हम उस आम को कहाँ पे, किस तरह से, किस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कैसे हम उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। आज साइंस, मॉडर्न एडवांसमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है, इतनी एडवांस सारी टेक्नोलॉजीज हैं, आप हमारे पास कमी इस चीज की है कि हम उनके पास जाते नहीं हैं। जो फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, या जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, उनके पास जाकर के अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमारे पास ये चीज है, ये आम है हमारे पास, ये नाड़ी तरंगिणी किसने बनाई है, किसी इंजीनियर ने बनाई है, किसी टेक्नीशियन ने बनाई है, तो उसने जब देखा कि नाड़ी जो है वो इस तरह से, इसमें जब हम EEG कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं, तो हम नाड़ी को भी इस तरह से जो है हम उसके वेव्स देख सकते हैं, हम उसके जो पल्सेशंस है उसको जो है ग्राफ पे निकाल सकते हैं। जब हम बॉडी में शुगर लेवल कितना है, कैल्शियम लेवल कितना है, ये सब चीजें असेस कर सकते हैं, तो क्या हम आम को असेस नहीं कर सकते? क्या हम हमारे अंदर जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी हमारे जो फंडामेंटल चीजें हैं, उनको नहीं कर सकते? तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे टूल्स डेवलप करें जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, न कि जो उन्होंने हमें प्रेजेंट करके दे दिए, जो उन्होंने हमको बना के दे दिए, हम उसमें अपनी चीजों को कोरिलेट करने की और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी BMS, MD, PhD, जो भी स्कॉलर्स हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है टूल्स डेवलप करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करने हैं, इक्विपमेंट्स डेवलप करने हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाई मैडम को और गणेश सर को विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम।
काफी फ्रूटफुल लेक्चर रहा ये। कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो वो मैम से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग रोग निदान या आयुर्वेद का कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, यानी कुछ है ठीक तो आप पूछ सकते हैं। काफी डिटेल रहा मैम लेक्चर। बेसिक बेसिक्स ही चीज थी, बेसिक लेकिन चीज है एक मैम, लेकिन हम ध्यान नहीं देते ना इसके ऊपर। थोड़ा सा मोटिवेशनल बोल सकते हो। जी आजकल बिल्कुल मैम। आजकल जो ये ट्रांजिशनल करिकुलम में मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, तो समझ लीजिए कि हाँ उसी तरह से एक थोड़ा सा कि रोगनिदान की दृष्टि से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये तो मैम रोग निदान पीजी का ट्रांजिशनल करिकुलम टाइप हुआ। चलो जो भी समझ लो कि एक बार मतलब क्या है ना कि स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि वो रोग निदान क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली जब ये लोग पीजी में जाते हैं तो इनको ये नहीं समझता कि पीजी के टॉपिक्स क्या लेने चाहिए। वही द्रव्य ले लेते हैं और वही चिकित्सा करते हैं और उसी पे अनुसंधान करते हैं। जी मैम। तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक। मैम किनी मैम को एक मीटिंग था अच्छा, तो वो शायद नहीं है, तो शैल वी कंक्लूड मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम।